नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भाट। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। साइरस मिस्त्री ने टाटा सन्स बोर्ड के फैसले को बताया अमान्य और अवैध। कहा ग्रुप को हो सकता है 18 अरब डॉलर का नुकसान। सूत्रों के हवाले से खबर। टाटा ने कहा साइरस को नियमों के तहत ही निकाला। साइरस मिस्त्री की चिट्ठी के बाद हरकत में आया सेबी। मिस्त्री के दावों की शुरू की जांच। 1800 करोड़ डॉलर के नुकसान के दावे पर एक्सचेंजों ने भी मांगी टाटा ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों से सफाई। कल कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है दिवाली गिफ्ट। चीनी की महंगाई रोकने के लिए उठाए जा सकते हैं कदम। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। बाजार में गिरावट हावी। सेंसेक्स आज 250 पॉइंट टूटा। निफ्टी फिसलकर 8615 के नीचे। बैंक, आईटी, फार्मा शेयरों ने आज बनाया दबाव। एफएमसीजी दिग्गज एचयूएल के बेहद खराब नतीजे। वॉल्यूम ग्रोथ माइनस, लेकिन आईटीसी ने किया खुश। एचडीएफसी के भी नतीजे उम्मीद पर खरे। और अब दिल्ली नोएडा फ्लाईवे डीएनडी पर कीजिए मुफ्त में सफर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टोल न वसूलने का दिया आदेश। और देसी हुआ दिवाली बाजार। पारंपरिक चीजों की मांग में तेजी। चाइनीज प्रोडक्ट स्टॉक कर चुके कारोबारियों की परेशानी बढ़ी। भारत के कॉर्पोरेट जगत में इतना बड़ा बवाल शायद ही कभी खड़ा हुआ हो। टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद से हटाए जाने के 2 दिन बाद साइरस मिस्त्री ने पलटवार किया। उन्होंने एक धमाकेदार मेल बोर्ड निदेशकों को भेजा है। इसमें साइरस ने सीधे रतन टाटा पर हमला किया है। इतना ही नहीं, साइरस ने खुद को निकाले जाने और ग्रुप के कामकाज के तौर तरीकों पर सवाल उठाए हैं। मेल में कई गंभीर आरोप हैं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ है हमारे संवाददाता हेमंत गए। हेमंत, साइरस ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें किस तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं, क्या बातें कही हैं और वो कितने गंभीर हैं? चिट्ठी मेरे हाथ में है और देखिए वो कह रहे हैं अगर सही से कारोबार को टाटा समूह के देखा जाए, समझा जाए और उसका असेसमेंट किया जाए तो 18 अरब डॉलर को आपको राइट डाउन करना पड़ेगा, यानी भूल जाना होगा 18 अरब डॉलर इस कंपनी में थे। 18 अरब डॉलर को अगर रुपए में कन्वर्ट करें तो वो 1.25 लाख करोड़ रुपया होता है। और वो कह रहे हैं कि इंडियन होटल्स, टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल कारोबार, टाटा स्टील का यूरोपियन कारोबार, मुंद्रा और टाटा टेली सर्विसेज जो टेलीकॉम कारोबार है, इसमें जिस तरह से गलत फैसले पहले लिए गए उसकी वजह से ये नुकसान हो रहा है। तो जो आरोप लग रहे थे साइरस मिस्त्री जी के ऊपर कि वो परफॉर्मेंस की वजह से उनको निकाला गया है, वो कह रहे हैं कि ये आरोप बेबुनियाद हैं, गलत है। और वो कह रहे हैं कि उनके टेन्योर में टाटा सन्स का जो नेटवर्थ है वो 26,000 करोड़ से बढ़कर 42,000 करोड़ रुपए हो गया है। उन्हीं के टेन्योर में वो कह रहे हैं कि ऑपरेटिंग कैश फ्लोज 31% के सीएजीआर ग्रोथ से बढ़े हैं। तो जो आरोप लग रहे थे वो कह रहे हैं गलत हैं और उन्होंने पलटवार किया है रतन टाटा के ऊपर साफ तौर पर। उनका कहना है जो फैसले लिए गए थे, और उन्होंने कंपनी का नाम लिखकर बताया है कौन सा फैसला गलत था। कह रहे हैं कि टाटा पावर को मुंद्रा प्रोजेक्ट में इतनी एग्रेसिवली बिड नहीं करना चाहिए, इसीलिए वो नुकसान हुआ है। वो कह रहे हैं डोकोमो डील जो साइन हुई थी वो ही बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। इतना ही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि टाटा मोटर को अगर रिवाइव करना था तो हमें नैनो का कारोबार बंद कर देना चाहिए था, क्योंकि नैनो 1 लाख रुपए की गाड़ी कभी थी नहीं, कॉस्ट से नीचे बेची जा रही थी। 1000 करोड़ रुपए का नुकसान तो नैनो की वजह से ही हो रहा था, लेकिन क्योंकि रतन टाटा का वो पेट प्रोजेक्ट था इसलिए उसको नहीं बेच पा रहे थे। तो इमोशंस के दम पर फैसले हो रहे थे, बिजनेस रैशनल के दम पर नहीं हो रहे थे। वो इन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है। उन्होंने रतन टाटा के पेट प्रोजेक्ट एयरलाइन प्रोजेक्ट के ऊपर भी कहा है। वो कह रहे हैं इस चिट्ठी में कि सिंगापुर एयरलाइन के साथ जो जॉइंट वेंचर किया गया था वो गलत किया गया था। हमें एक्सपीरियंस ही नहीं था एज अ ग्रुप एयरलाइन चलाने का, फिर हम इस कामकाज में उतरे क्यों। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एक ऑडिट कराया जाए तो 22 करोड़ रुपए का एयर एशिया के साथ कुछ फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हुए हैं। देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बड़े बड़े सवाल उन्होंने इस लेटर में उठा दिए हैं। टाटा कैपिटल को वो कह रहे हैं कि बड़ा सिग्निफिकेंट क्लीन अप करने की जरूरत है। टाटा केमिकल्स के लिए कह रहे हैं कि वो उनके यूके के और कीनिया के ऑपरेशंस में बेचने की जरूरत है। इंडियन होटल्स में वो कह रहे हैं कि यहां पर
उन्होंने जितने एसेट्स बेचे हैं वो घाटे में बेचे हैं और अभी और क्लीन अप की जरूरत है। तो हर कंपनी के बारे में उन्होंने लिखा है, इसीलिए जो लेटर जो मैं देख रहा हूं वो 5 पन्ने का है और उन्होंने सफाई दी है और बड़े आरोप लगाए हैं रतन टाटा के ऊपर। नाम लिखकर उन्होंने कहा है कि एयरलाइन कारोबार में उनका पैशन था, बिजनेस रैशनल दरअसल बनता नहीं था कि टाटा समूह को एयरलाइन के कारोबार में उतरना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया हेमंत, ये सारा डिटेल में खबर हमें बताने के लिए। इधर सूत्रों के हवाले से खबर है कि सारस मिस्त्री की चिट्ठी के जवाब में टाटा सन्स ने भी जवाब दिया है। टाटा सन्स के मुताबिक मिस्त्री लेमडक यानी लाचार चेयरमैन नहीं थे और वो अपने फैसले लेते थे। टाटा सन्स का कहना है कि जो आरोप मिस्त्री आज लगा रहे हैं उन पर वो पहले क्यों नहीं बोले। टाटा सन्स ने मिस्त्री की चिट्ठी को राजनीतिक ड्रामा बताते हुए कहा है कि मिस्त्री को नियमों के तहत ही निकाला गया है। सारस मिस्त्री की बर्खास्तगी का मामला बढ़ता जा रहा है। अब इसमें सेबी और एक्सचेंज भी शामिल हो गए हैं। सारस मिस्त्री की चिट्ठी में बताए गए कथित $18 अरब के नुकसान की सेबी ने जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा सेबी की नजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों का उल्लंघन होने पर भी है। एक्सचेंजों ने भी ग्रुप की सभी लिस्टेड कंपनियों से नुकसान के दावे पर सफाई मांगी है। और टाटा सन्स में मचे कोहराम को लेकर बीएससी के सदस्य रमेश दमानी ने सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि इतने बड़े और जाने माने कॉर्पोरेट घराने को पब्लिक को बताना चाहिए कि उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया। टाटा एलेक्सी, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के स्टॉक्स में आपके इस ग्रुप में अच्छे इन्वेस्टमेंट रहे। ये जो कुछ हो रहा है ग्रुप में, जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, थोड़ा परेशान करते हैं बहुत ज्यादा। मतलब कल तो मैं एकदम स्टन था कि ये बॉम्बे हाउस में एक ब्लडलेस कू हो गया, ये कैसे हो सकता है, एंड आई थिंक जो आज हो रहा है वो और भी मुझे घबराहट हो रही है। जो पत्र सारस मिस्त्री जी ने भेजा है रतन टाटा को, एक कैन ऑफ वर्म्स ही खुल रहा है। अभी क्या मालूम है पैंडोरास बॉक्स कहां जाके रुकेगा। आई थिंक ग्रुप ने एक और चीज मेरे हिसाब से बहुत गलत की, दैट in terms of corporate governance, is when Mistry was removed, which is fine, which is corporate democracy at work. They owed the public an explanation कि why was this happening, what is the reason it was happening. भाई आपने इतनी बड़ी ग्रुप जो 5 लाख करोड़ का सेल्स है, $100 billion सेल्स है, you just sent a press release and we are all speculating without having any basis, which is actually detrimental to stockholder value. They should come out and say what are the reasons they removed Cyrus Mistry. I think they owe the public a press conference. It is not in the best interest of Tata to come and do such an action without explaining themselves. This is a group known for its transparency, known for its ethics, and if there's a problem, they should inform the market. इधर जानकारों का मानना है कि टाटा ग्रुप में जिस तरह की बातें हो रही हैं, ये तो अभी उसकी शुरुआत भर है और आगे और भी बातें निकलकर सामने आ सकती हैं। नुकसान सिर्फ फाइनेंशियल नुकसान ही मत देखिए, मतलब जितना जो हमारा डैमेज जो अदर टर्म्स में होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। तो जैसे मैंने कहा कि ये अभी तो शुरुआत है, इसमें और भी गंभीर इन्वेस्टिगेशन चाहिए, मतलब डीप इन्वेस्टिगेशन चाहिए कि हुए कैसे, ये निर्णय हुए कैसे। सेबी के पूर्व ईडी जेन गुप्ता का कहना है कि टाटा ग्रुप के लिए जो बातें मिस्त्री की चिट्ठी से निकलकर सामने आई हैं, उससे फिलहाल ग्रुप की कंपनियों के शेयर पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जो यहाँ पे आ रहा है कि लॉस है, ये डेट है, ये सब इंडियन होटल ने बेचा है, ये सब तो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोगों ने अपनी एक रिपोर्ट निकाली थी इंडियन होटल के बारे में, तो आज जब मिस्त्री साहब ने लिखा है उन्होंने वो कंफर्म कर दिया जो हमने इशू रेज किए थे। तो ये सब इश्यूज तो पब्लिक डोमेन में है, तो इन इश्यूज की वजह से शेयर प्राइस पे फर्क नहीं पड़ेगा। शेयर प्राइस पे फर्क पड़ेगा कि जो टाटा की छवि खराब होगी अगर वो इसको इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं करते हैं। टाटा सन्स के वकील हरीश साल्वे का कहना है कि किसी भी बदलाव से परेशानी और दुख तो होता ही है। उन्होंने हमारी संवाददाता दीपाली नंदा से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि इस मामले से ग्रुप की छवि को कोई नुकसान नहीं होगा। रतन टाटा का जो स्टेचर है बिजनेस वर्ल्ड में, उसकी तारीफ करने की, उसको डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं वो कहाँ हैं। उन्होंने 22 साल चलाई है ये ग्रुप, तो और सीनियर मैच्योर सीजन्ड आदमी है। अब उनके हाथ में अगर उन्होंने बागडोर सौंपी है तो जरूर वो संभालेंगे। सर, आखिरी सवाल मेरा यही कि इस पूरे घटना के बाद क्या टाटा की ब्रांड इमेज को किसी तरह की क्षति पहुंचते हुए आप देख रहे हैं? नहीं जी, अगर जिस तरीके से ये हुआ है, ये हमेशा इस किस्म के चेंजेस होते हैं, इसमें थोड़ा दुख दर्द तो होता है, पर इससे बढ़ के अगर आगे निकल जाएंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है इससे बढ़ के आगे निकल जाएंगे, तो ब्रांड इमेज स्ट्रेंथन ही होगा।
चलिए अब रुक करते हैं कुछ और खबरों का। आज बड़े नतीजों का भी दिन था। दिग्गज एफएमसीजी कंपनी एचयूएल, आईटीसी और एचडीएफसी ने नतीजे पेश किए। सबसे पहले बात एचयूएल के नतीजों की। एचयूएल के बेहद खराब नतीजे आए। सबसे ज्यादा निराश किया वॉल्यूम ग्रोथ ने, जो 7% से घटकर -1% हो गया है। हालांकि कंपनी का मुनाफा 11.5% बढ़ा। कंपनी की आय में भी 1.5% की बढ़त आई है। इधर आज आईटीसी के नतीजे भी आए। अगर दोनों कंपनियों की तुलना करें तो कौन किस पर भारी है, इस बारे में विश्लेषण करने के लिए अब हमारे साथ है हमारे सहयोगी वरुण जोशी, वरुण दुबे। वरुण, आज आईटीसी ने भी नतीजे पेश किए। अगर दोनों की तुलना करें तो कौन किस पर भारी दिख रहा है? देखिए, आज से अगर 6 महीने पहले अगर आप आईटीसी और एचयूएल में कंपैरिजन करते तो शायद आप कहीं ना कहीं एचयूएल को प्रेफर करते, लेकिन आज के समय में अगर आप देखें तो जो स्थिति है वो पूरी तरह से उलट गई है। जहां आईटीसी लगातार नेगेटिव वॉल्यूम ग्रोथ कर रहा था, वो अब दरअसल पॉजिटिव में आ गई है। पिछले क्वार्टर करीब 3% की वॉल्यूम ग्रोथ की कंपनी ने सिगरेट के कारोबार में, और इस तिमाही में भी करीब 3 से 4% की वॉल्यूम ग्रोथ की है। वहीं एचयूएल को अगर आप देखें तो कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो लगातार घटते हुए जा रही है। किसी जमाने में 6-7% के आसपास रहती थी, पिछली तिमाही में कम होकर करीब 4% के आसपास रह गई, और इस तिमाही में तो एक बड़ा झटका ही दे दिया उन्होंने, जहां कंपनी की जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो -1% रही है। इसके अलावा कंपनी का अगर प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रोथ की भी बात करें तो एचयूएल की जहां रेवेन्यू ग्रोथ अब महज 1%-2% के आसपास रह गई है, वहीं आईटीसी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते जा रही है। कभी वो नेगेटिव हुआ करती थी Q1 FY16 में, अब वो पॉजिटिव हो गई है और 8-8.5% के आसपास आ गई है। वहीं मुनाफे में भी अगर आप ग्रोथ देखें तो हालांकि एचयूएल ने इस बार 11.5% की ग्रोथ दी है, लेकिन आईटीसी कंसिस्टेंटली 5-10% के आसपास की यहाँ प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो डिलीवर करते आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो फंडामेंटल्स है वो अब चेंज हो रहे हैं। एचयूएल के खराब होते जा रहे हैं, आईटीसी के सुधरते जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखें तो जहां एचयूएल FY17 के 40 से 42 टाइम्स FY17 के पी पे ट्रेड करता है, वहीं आईटीसी को अगर आप देखें तो वो 25 से 26 के FY17 के पी पे ट्रेड करता है। यानी कि वैल्यूएशन के लिहाज से भी अगर आप देखें तो आईटीसी काफी सस्ता है। तो फंडामेंटल्स आईटीसी के सुधर रहे हैं और वैल्यूएशन भी आईटीसी के काफी सस्ते हैं। तो कहीं ना कहीं एचयूएल से ज्यादा प्रेफरेबल स्टॉक आज के टाइम पे आईटीसी दिखाई दे रहा है। शुक्रिया वरुण। उधर एचडीएफसी के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। दूसरे तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 14% बढ़कर 1,827 करोड़ रहा है, जबकि प्रोविजनिंग 340 करोड़ से गिरकर 95 करोड़ रही है। कंपनी की ऑपरेशन से आमदनी 7,359 करोड़ से बढ़कर 8,063 करोड़ रुपए पर रही है। और कल कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकता है दिवाली गिफ्ट। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। हम बात करेंगे बाजार की। एक्सपायरी के पहले आज बाजार में भारी बिकवाली देखी गई। खराब ग्लोबल संकेतों और बैंक शेयरों में गिरावट के कारण सेंसेक्स 250 पॉइंट से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। वहीं निफ्टी फिसलकर 8,615 पर पहुंचा। बैंक के अलावा आईटी, फार्मा और एफएमसीजी शेयरों में गिरावट दिखी। कमजोर नतीजों के कारण मिड कैप शेयरों पर भी आज दबाव देखने को मिला। महाराष्ट्र के मेट्रोलॉजी विभाग ने फ्लिपकार्ट और अमेजॉन का लाखों का सामान जब्त किया। इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े। रौनक, क्या है ये पूरा मामला? इन दोनों बड़ी ऑनलाइन कंपनियों का सामान क्यों जब्त कर लिया है महाराष्ट्र सरकार ने? ये देखिए विपिन, पिछले कई दिनों से लगातार ये शिकायत महाराष्ट्र सरकार को मिल रही थी कि जो ऑनलाइन कंपनीज की तरफ से जो सामान डिलीवर किया जा रहा है उसमें कई तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो ग्राहकों के साथ शेयर नहीं की जा रही। मुख्य तौर पर जिस तरह की बातें सरकार की तरफ से सभी कंपनियों की जो गाइडलाइंस जारी की गई है कि कोई भी प्रोडक्ट जो डिलीवर होता है उसमें डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट होना आवश्यक होती है। साथ ही उसका एक्सपायरी डेट, अगर खाने पीने की वस्तु है ऐसी कोई चीज है तो उसमें ये चीज होना जरूरी है। साथ ही कस्टमर केयर नंबर और ईमेल आईडी कंपनी का और ये कौन सी कंपनी ने बनाया है, ये सभी जानकारी जो है वो होना जरूरी है। लेकिन कोई भी इस तरह की जानकारी ऑनलाइन कंपनी ग्राहकों को जो प्रोडक्ट दे रही थी उसमें नहीं मिल रही थी, और इसी तरह की शिकायत लगातार मिलने के बाद फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, ये दो बड़ी कंपनियों पर सरकार ने कार्रवाई की है। और फ्लिपकार्ट की तरफ से जो कार्रवाई की गई है उसमें 18 वस्तुएं सरकार ने जब्त की है जो तकरीबन 37 लाख रुपए की है। इसी तरह अमेजॉन पर जो कार्रवाई है उसमें 47 लाख रुपए का माल जो जब्त किया है। फिलहाल जो हमें जानकारी मिली है ये फिलहाल मुंबई के जो भिवंडी में गोडाउन है वहां पर कार्रवाई हुई है। साथ ही जो नागपुर में बड़ा गोडाउन है वहां पर भी कार्रवाई की बात जो है वो हमारे सूत्र बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल तस्वीर जो है साफ नहीं हो पाई है। जी रौनक, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।
कल केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार दिवाली गिफ्ट दे सकती है। महंगाई भत्ता और चीनी की महंगाई कम करने पर कैबिनेट फैसला ले सकता है। वहीं करीब 50 बीमार पीएसयूज के भविष्य पर फैसला होने की भी उम्मीद है। सीएनबीसी आवाज की इस एक्सक्लूसिव खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, क्या डिटेल्स है? इस कैबिनेट की बैठक से दिवाली से पहले दो अच्छी खबर आम लोगों के लिए आ सकती है। एक अच्छी खबर होगी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए, क्योंकि सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला कैबिनेट की बैठक में ले सकती है। ये महंगाई भत्ता में जो बढ़ोतरी होगी वो केंद्र सरकार के मौजूदा कर्मचारी और जो पेंशनधारी हैं उनके लिए लागू माना जाएगा और इसका फायदा तत्काल लोगों को मिले, इसके लिए जो दिवाली के पास जो सैलरी आएगी, तनख्वाह आएगी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, उसमें बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता जुड़ करके आएगा। तो ये एक अच्छी खबर होगी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए। दूसरी अच्छी खबर होगी वो भी महंगाई के मोर्चे पर, वो ये कि महंगाई बढ़ाने में जो योगदान दे रहा है चीनी, उस चीनी की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, उस पर काबू पाने के लिए सरकार ये तय कर सकती है कि स्टॉक होल्डिंग लिमिट आगे भी जारी रखी जाए। स्टॉक होल्डिंग लिमिट जारी रखने का मतलब ये होगा कि एक तय समय में एक तय मात्रा से ज्यादा चीनी रखने पर पाबंदी होगी और ये पाबंदी चाहे वो चीनी कंपनियां हो या फिर चीनी के कारोबारी हो, उन पर लागू मानी जाएगी और इसका मकसद ये है कि चीनी की कीमतें ज्यादा ना बढ़े और चीनी की जमाखोरी पर रोक लग सके। जी, बहुत शुक्रिया लक्ष्मण। जनवरी में आने वाले बजट में पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से बजट के लिए उचित तैयारी करने को कहा है ताकि राज्य ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट को जल्दी लाने का फैसला लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के मकसद से लिया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में सुधार न होने पर भी चिंता जताई है और 1 महीने के अंदर स्थिति में सुधार कैसे हो, इसकी रिपोर्ट कैबिनेट सचिव को सौंपने के आदेश दिए हैं। और यहां पर हम लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में 130वां स्थान मिलने से सरकार निराश तो जरूर हुई है, लेकिन इसमें सुधार के उपाय भी किए जा रहे हैं। 1 साल का रोडमैप क्या होगा और कौन से बड़े कदम सरकार उठाने जा रही, बता रहे लक्ष्मण रॉय। भारत में कारोबार की राह आसान हो और वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में देश की रैंकिंग सुधरे, इसके लिए सरकार ने 1 साल का पूरा रोडमैप तैयार किया है। सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर होगा कि सरकार जो भी कदम उठाती है उसका लोग बढ़ चढ़कर इस्तेमाल करें और लोगों का फीडबैक सरकार तक पहुंचे, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में पिछड़ने की सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है। सरकार ने इस दिशा में पिछले साल 12 नए कदम उठाए, लेकिन सिर्फ 4 कदमों को ही वर्ल्ड बैंक ने रैंकिंग में शामिल किया। इस साल जो वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आई है, इसमें हमारे जो 4 जो हमने रिफॉर्म सुधार किए थे उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है, जो कि पहली बार ऐसा हुआ है कि वो इतना ज्यादा संख्या में रिकॉग्निशन मिला है। इसके अलावा जो फ्रंटियर जो इससे डिस्टेंस होता है उसमें भी हमारा सुधार हुआ है। इससे ये पता चलता है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं 10 में से 6 पैरामीटर में हमारा बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ हमने बढ़े हैं। इस साल के अंत तक सरकार के कदमों का फीडबैक लगातार पाने के लिए पुख्ता इंतजाम होंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड साल के अंत तक लागू कर दिया जाएगा। कंपनी बनाने के लिए सिर्फ एक फॉर्म भरना पड़ेगा। कस्टम क्लियरेंस की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। कमर्शियल कोर्ट में पेपरलेस प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कमर्शियल कोर्ट में ई फाइलिंग, ई पेमेंट, ई समन की सुविधा शुरू होगी। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए सभी जरूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी और जमीन का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाएगा। सरकार को भरोसा है कि इन कदमों की बदौलत वर्ल्ड बैंक की अगले साल जो रैंकिंग आएगी उसमें भारत का स्थान काफी ज्यादा ऊपर दिखेगा। लेकिन ये भी बात है कि जिन सेक्टर में भारत की रैंकिंग इस साल बिगड़ी हुई दिख रही है उसमें गंभीर सुधार की जरूरत है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ और लगातार अपडेट लीजिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।